हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक के पद की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए फिर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम हमारे चैनल के अंदर इस एग्ज़ाम के सिलेबस में जितना भी अधिनियम दिए गए हैं सारे अधिनियमों का मिक्स टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस वीडियो ला रहे हैं। तो ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। 3 वीडियो जो है ऑलरेडी डाल चुके हैं हम। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा। और मैंने ये भी कहा है कि एग्ज़ाम तक मैं आप सभी को 300 से लेकर 400 तक प्रश्न कराऊंगा, जिसमें से अभी तक मैंने 60 क्वेश्चन जो है करा दिया है। राइट, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 61 से लेकर 80 तक के प्रश्नों का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। उसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को वीडियो को पॉज कर करके आंसर को लगाना है, टेस्ट की तरह देखना है और चेक करना है कि आपका कितना सही होता है। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे है। वीडियो को थोड़ा ध्यान से पॉज करके और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे धाराओं का क्रमांक दिया गया है और राइट साइड में उससे संबंधित विषय दिया गया है। आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व की बात की गई है, सही है। धारा 10 के अंदर अभिभावक और माता पिता के कर्तव्य की बात की गई है, ये भी सही है। धारा 11 में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। और धारा 16 जो है, जो कि विकल्प डी है, ये असत्य है। ठीक है, धारा 16 जो है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र न होने पर विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, इसका वर्णन नहीं है। ठीक है, धारा 16 के अंदर क्या प्रावधान है कि 8वीं तक के किसी भी बच्चे को ना फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, फेल नहीं किया जाएगा, इसका प्रावधान कहाँ है, धारा 16 के अंदर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जन्म प्रमाण पत्र न होने पर किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, इसका जो उल्लेख मिलेगा आपको धारा 14 के अंदर मिलेगा। ठीक है, इस अधिनियम के धारा 14 में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे यहाँ पे सभी के सभी धाराओं को मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये है आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 62। प्रश्न थोड़ा लेंदी है, वीडियो को पॉज करके और फिर इसका आंसर दीजिए। प्रश्न है बाल विवाह शून्यकरण मतलब वाइडेबल मैरिज के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है विवाह के समय यदि 18 वर्ष से कम लड़की और 21 वर्ष से कम लड़का है तो न्यायालय विवाह रद्द कर सकता है। दूसरा कथन वह व्यक्ति जो विवाह के समय बालक था जिला न्यायालय में आवेदन कर सकता है। तीसरा कथन है आवेदन वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर लगा सकता है। ठीक है, और चौथा है उपरोक्त सभी का उल्लेख बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 4 में बताया गया है। अब बताइए ABCD ये चारों विकल्प में से कौन सा सही है, आप सभी को बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 केवल सत्य है। ठीक है, पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा भी। आवेदन वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर जो है लड़का कर सकता है। अगर किसी का बाल विवाह हो गया है और अगर वो उसका वयस्क नहीं हुआ है, ठीक है, 21 वर्ष से कम हुआ है अगर लड़का है तो, या फिर लड़की 18 वर्ष से कम है तो 2 वर्ष के भीतर वो कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और इन सभी बातों का जो वर्णन है वो धारा 4 के अंदर नहीं है, इसीलिए हमारा जो चौथा विकल्प है, चौथा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। यहाँ पे आपको सुमेलित करने वाला एक प्रश्न तैयार किया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर आधारित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो बाल विवाह का शून्यकरण, इसका जो किस धारा के अंदर वर्णन देखने को मिलेगा, तो ये धारा 3 में वर्णन मिलेगा। ठीक है, तो ए का हो जाएगा हमारा 2, धारा 3 और ये जो इधर नंबरिंग है वो 2। बी है बाल विवाह संपन्न करने पर दंड, इसका जो वर्णन है वो धारा 10 के अंदर मिलेगा इस अधिनियम का। और सी है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, इसका वर्णन जो है धारा 16 के अंदर देखने को मिलेगा। और चौथा बाल विवाह रोकने हेतु न्यायालय की क्या शक्ति है, इसका वर्णन जो है धारा 13 में मिलेगा। इस प्रकार देखेंगे तो ए का 2, बी का 1 किस विकल्प में है भाई, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही है। ठीक है, ए का हो गया 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 3, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छे यहाँ पे सभी के सभी धाराएं हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। प्रश्न है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में विचार करें।
पहला कथन है इस अधिनियम को 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था। दूसरा, बाल विवाह को रद्द करने की अर्जी वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर दी जा सकती है। तीसरा कथन है बाल विवाह निरस्त होने के बाद भी उसे जन्मे बच्चे को वैध माना जाता है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। आशा करता हूं कि ये आपका सही हुआ होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, तीनों के तीनों कथन जो है एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। प्रश्न है कि इस अधिनियम की धारा 13(2) के तहत बाल विवाह रोकने के लिए शिकायत कौन कर सकता है। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है, उसकी धारा 13(2) के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए शिकायत कौन कौन कर सकता है। ए, केवल बाल विवाह अधिकारी, बी, कोई भी व्यक्ति या एनजीओ, सी, केवल पीड़ित पक्ष, या फिर डी, केवल पुलिस अधिकारी। इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कोई भी व्यक्ति जो है और कोई भी एनजीओ है शिकायत कर सकता है किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, ये भी याद रखना है। कहाँ कर सकता है, तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, उसके पास शिकायत किया जा सकता है। छठवां प्रश्न है कि अधिनियम की धारा 12 के तहत स्वतः शून्य विवाह का क्या अर्थ है। ठीक है, ए, ऐसा विवाह जिसे न्यायालय रद्द कर सकता है, बी, ऐसा विवाह जो कानून रूप से अस्तित्व विहीन है, और सी, ऐसा विवाह जो अस्थायी वैध हो, और डी, ऐसा विवाह जो पंजीकृत नहीं हुआ है। इसमें क्या आंसर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसा विवाह जो कानूनी रूप से अस्तित्वहीन है उसको हम स्वतः शून्य विवाह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67वां क्वेश्चन है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार कौन सा विकल्प धारा और संबंधित विषय से सुमेलित नहीं है। ए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन का वर्णन धारा 3 के अंदर किया गया है क्या। बी, बाल संरक्षण आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन धारा 13 और 14 के अंदर है क्या। सी, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन धारा 18 में है, और डी, बालक न्यायालय धारा 25 है। इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो सी जो है सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन की जो बात किया गया है इसका वर्णन जो है धारा 17 के अंदर देखने को मिलेगा, और जो धारा 18 है इसमें क्या वर्णन मिलेगा, तो राज्य बालक अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति की बात की गई है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने करेक्शन भी कर दिया है, याद रखिएगा। 68वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, या फिर राज्य सरकार। बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है, जो केंद्र सरकार है उसके पास अधिकार होता है अध्यक्ष की नियुक्ति करने का, और ये जो है राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा जो है ऐसा करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 69 की ओर। प्रश्न है फिर से सुमेलित करने वाला, ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से संबंधित धारा और विषय को सुमेलित करिए। ए है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रिपोर्ट, और इधर राइट साइड में धाराओं का क्रमांक दिया गया है। वीडियो को पॉज करके इसको आप आंसर पहले खुद लगाएं, फिर मैच कर लेना कि आपका सही होता है कि नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो रिपोर्ट है इसका उल्लेख जो है आप सभी को धारा 20 के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये ए का हमारा हो जाएगा 4। अन्वेषण करने की शक्ति, ये जो है इसका वर्णन जो है आप सभी को मिलेगा धारा 14 के अंदर। ठीक है, और आयोग के जांच एवं शक्तियाँ, इसका वर्णन जो है आप सभी को धारा क्रमांक 13 में मिलेगा, और सशस्त्र बल के सदस्यों के विरोध कार्यवाही का जो वर्णन है आप सभी को धारा 19 के अंदर मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही होना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 70 की ओर। 70 नंबर का प्रश्न है, लेंदी है, थोड़ा वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। मानवाधिकार अधिनियम संबंधित निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन, आयोग पीड़ित प्रत्याशी एवं साक्षी के कथन दर्ज कर सकती है। दूसरा है एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तीसरा, एनएचआरसी और एसएचआरसी के सदस्य और अध्यक्ष पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। और चौथा है एनएचआरसी और एसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य को विशेष प्रक्रिया द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है। इसका क्या आंसर होगा भाई, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट इसका आंसर है। 1, 2, 3 सही है, और चौथा जो कथन है वो सही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 71 की ओर। प्रश्न है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किन धाराओं में राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग की कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। तो ये तो शायद मैंने पहले भी बता दिया, इसका क्या है, इसका आंसर होगा, बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो धारा क्रमांक 12 और 13 में, उसमें आप सभी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियों का क्रमशः वर्णन देखने को मिलेगा। 72 नंबर का प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के तहत प्रदत्त मानवाधिकार की वैधानिक परिभाषा में कौन सा अधिकार स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। ए, व्यक्ति के जीवन से संबंधित अधिकार। बी, व्यक्ति की स्वायत्तता मतलब जिसको लिबर्टी कहते हैं से संबंधित अधिकार। सी, व्यक्ति की समानता मतलब इक्वलिटी से संबंधित अधिकार। और डी, व्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम से संबंधित अधिकार। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम से संबंधित जो अधिकार है उसका स्पष्ट उल्लेख जो है देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके परिभाषा में। बढ़ते हैं पृष्ठ क्रमांक 73 की ओर। प्रश्न है, सूचना का अधिकार 2005 में सूचना का अधिकार को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ए, धारा 2F में। बी, धारा 2I में। सी, धारा J में। और डी, धारा 2 का K में। इसका क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धारा 2 का जो J है उसमें आप सभी को सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा। जो F है इसमें सूचना क्या है उसको परिभाषित किया गया है। जो I है उसमें अभिलेखों को परिभाषित किया गया है कि अभिलेख किसको कहते हैं। और सी में तो हमने देख लिया कि सूचना के अधिकार क्या होता है उसको परिभाषित किया गया। और जो 2 का K है इसमें राज्य सूचना आयोग को परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग को परिभाषित किया गया, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, 74वां क्वेश्चन देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अधीन केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है? वेरी वेरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, धारा 12, बी, धारा 13, सी, धारा 15 और डी, धारा 16। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। जो धारा क्रमांक 12 है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का, इसी धारा के अधीन केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ठीक है, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा जो है गठित किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए। प्रश्न है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन किसके समान होता है? ए, मुख्यमंत्री के समान। बी, मुख्य सचिव के समान। सी, राज्यपाल के समान। और डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। बताइए। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्य सचिव के समान। राज्य का जो मुख्य सचिव के होता है उसी के समान वेतन जो है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का होता है। लेकिन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त अगर बोल देगा तो वहाँ पे जो वेतन होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान हो जाता है, आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार कौन सा कार्य केंद्रीय प्राधिकरण NALSA का नहीं है? ए, विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। बी, न्यायिक नियुक्तियां करना। सी, कानूनी सहायता शिविर आयोजित करना। या फिर डी, अनुसंधान के कार्य। इसका क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार जो कार्य केंद्रीय प्राधिकरण NALSA है उसका कार्य में न्यायिक नियुक्तियां करना ये नहीं आता। बाकी ACD जो है उसके कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। प्रश्न है कि स्थायी लोक अदालत का निर्णय किस प्रकार का होता है? ए, अनुशंसात्मक। बी, अपील योग्य। सी, अंतिम एवं बाध्यकारी। और डी, आंशिक रूप से मान्य। इसका जो इस अधिनियम का जो धारा क्रमांक 22 का अंग है, ठीक है, उसमें ये बोला गया है कि जो स्थायी लोक अदालत होगा उसका अगर कोई निर्णय है तो अंतिम रूप से बाध्यकारी होगा। अंतिम रूप से होगा, उसका निर्णय अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा, फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपील नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न है कि निम्न 4 कृत्यों में से कौन सा एक स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत अपराध है? ए, पत्तियों से भी निर्मित भांग को अधिपत्य में रखना और पीना। बी, अवैध रूप से आसूत की गई मदिरा का सेवन करना। सी, गांजे का सेवन करना। और डी, बिना अनुज्ञप्ति के मदिरा आसूत करना। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गांजे का सेवन करना भी ये अपराध के कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। प्रश्न है कि मनः प्रभावी पदार्थ की सूची में किस पदार्थ को जोड़ने या लोप करने की शक्ति किसे है? मतलब किसी पदार्थ को अगर इसका जो सूची है मनः प्रभावी पदार्थों की, उसमें अगर कोई और भी पदार्थ को ऐड ऑन करना है कि उसमें नंबर ऑफ जो प्रभावी पदार्थ अधिनियम है उसको बढ़ाया जाए तो किसके पास हो शक्ति है? या फिर कोई पदार्थ को इस कैटेगरी से बाहर निकालने की शक्ति किसको है? ए, केंद्र सरकार। बी, राज्य सरकार। सी, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। और डी, उच्च न्यायालय को। ठीक है, बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है, जो हमारा केंद्र सरकार है उसके पास ये शक्ति है कि इस सूची में किसी पदार्थ को जोड़ दे या फिर उसका लोप कर दे, राइट। जो एनडीपीएस एक्ट 1985 है, ठीक है, जो एनडीपीएस एक्ट 1985 है उसका जो धारा क्रमांक 3 है, ठीक है, धारा क्रमांक 3 में इसका वर्णन किया गया है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, कि केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 80 और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अफीम, पोस्त, कोका के पौधे आदि की अवैध खेती किए जाने की तुरंत सूचना देने की जिम्मेदारी किसकी है? ए, प्रत्येक पंच की, बी, प्रत्येक सरपंच की, सी, प्रत्येक सरकारी अधिकारी की, या फिर डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है शिकायत करने के लिए बाध्य होते हैं। अगर उनको इस तरह का कोई सूचना मिले तो वो तुरंत जाके शिकायत करेंगे, उन सब की जिम्मेदारी होगी। और इसका वर्णन जो है इस अधिनियम का जो धारा क्रमांक 47 है उसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये तो हमने मिक्स टाइप के सारे प्रश्नों का देखा। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें तो हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारे अधिनियमों से संबंधित 15 वीडियोस जो है ऑलरेडी डले हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करते रहिए, आपके पास समय ज़्यादा नहीं रह गया है। तो अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।